get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. कहते हैं कि हैवी वेट्स की ताकत अलग ही होती है। जब एक 90 किलो का आदमी जबरदस्त सटीकता के साथ वार करता है तो जो भी उसकी चपेट में आता है सब कुछ रुक जाता है। लेकिन हैवीवेट डिवीजन में ताकत सिर्फ मुकाबलों को ही खत्म नहीं करती, कभी कभी ये करियर, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि एक फाइटर की दोबारा रिंग में लौटने की इच्छा को भी खत्म कर देती है। मार्विस फ्रेजियर शाही परिवार से था। वह स्मोकिन जो फ्रेजियर का बेटा था, जो मुक्केबाजी के इतिहास के सबसे बेहतरीन हैवीवेट में से एक थे। 26 जुलाई 1986 मार्विस का मुकाबला माइक टायसन से हुआ, जो 20 साल का नॉकआउट कलाकार था, जिसने 21 मुकाबलों में 21 विरोधियों को ध्वस्त कर दिया था। यह मुकाबला माइक टायसन के लिए एक परीक्षा माना जा रहा था। एक तरीका था यह देखने का कि क्या यह युवा विनाशक किसी अनुभवी मुक्केबाज का सामना कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ 30 सेकंड चला। फ्रेजियर बेहोश होकर रिंग पर गिरा। रेफरी कोर्टेस ने तुरंत दखल दिया। उसने गिनती शुरू की और सबको एहसास हुआ कि वे उभरते सितारे नहीं, एक राक्षस को देख रहे हैं। माइकल स्पिंक्स अजेय थे, 31 जीत और 0 हार। पूर्व लाइट हैवीवेट चैंपियन जिन्होंने हैवीवेट में लैरी होम्स को हराकर दबदबा बनाए रखा, तेज और तकनीकी थे और मानते थे कि माइक टायसन को हराने का फॉर्मूला उनके पास है। 27 जून 1988 को अटलांटिक सिटी में स्पिंक्स ने अपने करियर के चरम पर आयरन माइक का सामना किया। इस मुकाबले को वंस एंड फॉर ऑल के नाम से प्रचारित किया गया था, लेकिन यह सिर्फ 91 सेकंड ही चला। टायसन शांतिपूर्वक ऐसे बढ़ रहे थे जैसे शिकारी जिसने खून का स्वाद चखा हो। स्पिंक्स ने दूरी बनाए रखने के लिए अपना जैब इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन टायसन अंदर की ओर फिसल गए और उन्हें एक दाहिने अपरकट से गिरा दिया। Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Tyson along the ropes doing damage. Michael Spinks has to keep moving because every shot. Uppercut land. स्पिंक्स 2 की गिनती पर उठे, लेकिन टांगें लड़खड़ा गईं। टायसन ने पास आकर कॉम्बिनेशन मारा और स्पिंक्स फिर गिर गए। माइकल स्पिंक्स ने फिर कभी मुकाबला नहीं किया, न तो किसी चोट की वजह से और न ही उम्र की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि माइक टायसन के साथ सिर्फ 91 सेकंड ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि कुछ रातों में जिंदा रहना गर्व से ज्यादा मायने रखता है। टायसन ने बॉक्सिंग इतिहास के सबसे महंगे 91 सेकंड में $20 मिलियन में एक आदमी का अजेय रिकॉर्ड तोड़ा और उसकी आगे बढ़ने की इच्छा भी। टायसन अजेय थे। सबसे डरावने नॉकआउट्स हमेशा चैंपियन से नहीं, कई बार अप्रत्याशित जगहों से भी आते हैं। माइक टायसन अजेय थे। 37 में से 37 जीतें, जिनमें 33 नॉकआउट थे। वह निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन थे और हर प्रतिद्वंद्वी को तबाह कर देते थे। 11 फरवरी 1990 टोक्यो, जापान में टायसन का मुकाबला बस्टर डगलस से हुआ, जो अनजान था और जिसे कोई भी मौका नहीं दे रहा था। Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed again. Now has not yet gone to the body. Again, fighters such as James Tillis and Mitch Green. Here's corner. 8 राउंड तक डगलस ने शानदार तरीके से बॉक्सिंग की, अपने जैब का इस्तेमाल करके टायसन को दूरी पर रखा और ऐसी कॉम्बिनेशन पंच मारे जिन्होंने वाकई चैंपियन को नुकसान पहुंचाया। 8वें राउंड में टायसन के अपरकट से डगलस गिरे, लेकिन गिनती पूरी होने से पहले उठ गए और मुकाबले में रहे।
Initiator. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut. 10वें राउंड में डगलस ने सोचा अब डरना काफी है। उसने बुरी नीयत से कॉम्बिनेशन फेंके जिससे टायसन करियर में पहली बार पीछे हटे। टायसन की टांगें कांप रही थीं और डिफेंस टूट रही थी। फिर डगलस ने 4 पंचों का कॉम्बिनेशन मारा जिसने मिथक को तोड़ दिया और अजय टायसन को जमीन पर गिरा दिया। Get in the shot that will finish things in his favor. What an uppercut by Douglas and down goes. यह दृश्य आइकॉनिक बन गया। माइक टायसन जो दुनिया का सबसे डरावना हैवीवेट था, रिंग में हाथ पैरों पर अपना माउथ गार्ड ढूंढ रहा था। भटकी नजरों के साथ उसने उठने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ऑक्टावियो मेरान के 10 गिनने से पहले नहीं उठ सका। इस घटना ने दुनिया को हिला दिया और दिखाया कोई भी गिर सकता है। कभी कभी सबसे डरावने नॉकआउट तब होते हैं जब एक दिग्गज को दूसरी दिग्गज को नष्ट करते देखा जाता है। 22 जनवरी 1973 को किंगस्टन जमैका में बॉक्सिंग ने हैवीवेट की ताकत को नए सिरे से परिभाषित होते देखा। जो फ्रेजियर अपराजित हैवीवेट चैंपियन का सामना जॉर्ज फोरमैन से हुआ, जो 24 साल का एक विनाशक था जिसके पास ओलंपिक गोल्ड मेडल और 37-0 का रिकॉर्ड था जिसमें से 34 नॉकआउट थे। फ्रेजियर एक योद्धा था जिसने मोहम्मद अली को हराया था, ऑस्कर बोनावेना और जेरी क्वारी के साथ जंगों से बच निकला था। उसका लेफ्ट हुक मशहूर था। दबाव डालने की शैली बेरहम थी, थोड़ी पत्थर जैसी थी, लेकिन जॉर्ज फोरमैन को इनसे फर्क नहीं पड़ता था। Frazier rarely wins the first round. Good. Joe Frazier up with that jab. शुरुआत से ही फोरमैन आगे बढ़ा, लेकिन फ्रेजियर डटा रहा और जवाब दिया। दोनों ने रिंग के बीच में मुक्के बदले जब तक कि फोरमैन की ताकत हावी होने नहीं लगी। फिर एक जोरदार अपरकट फ्रेजियर की ठोड़ी पर लगा और वह जमीन पर गिर गया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। फोरमैन ने फिर से आगे बढ़कर एक और कॉम्बिनेशन मारा। फ्रेजियर फिर गिरा और फिर 2 राउंड में 6 बार अजय चैंपियन जमीन पर गिरा। हर गिरावट पहले से विनाशकारी थी। छठी बार गिरने पर फ्रेजियर की आंखें दूर थीं, चेहरा सूजा था। उसका दिल ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसे शरीर नहीं जीत सकता था। आखिरकार रेफरी ने दूसरे राउंड में मुकाबला रोक दिया। मुकाबला खत्म होने पर फ्रेजियर स्टूल पर बैठ गया, यह समझते हुए कि उसका अजय रिकॉर्ड, चैंपियनशिप और उसकी आभा 6 मिनट से भी कम में खत्म हो गई। उसे 2 राउंड में जितनी बार गिराया गया उतना पूरे करियर में नहीं हुआ था। यह व्यवस्थित तबाही फोरमैन ने बॉक्सिंग रिंग में की थी। अगला नॉकआउट यह साबित करता है कि एक ही पंच की विस्फोटक ताकत को 6 बार गिराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी सिर्फ एक बिल्कुल सही जगह पर लगा लेफ्ट हुक ही एक बॉक्सर की चेतना को एक पल में मिटा सकता है। लुकास ब्राउन प्रतिष्ठा के साथ मुकाबले में आए थे। ऑस्ट्रेलियाई हेवीवेट लुकास ब्राउन WBA के पूर्व चैंपियन थे, जिनके पास जबरदस्त नॉकआउट ताकत थी और डोपिंग निलंबन के बाद वापसी के बाद से उनका रिकॉर्ड अजेय था। 24 मार्च 2018 को लंदन के O2 एरिना में लुकास ब्राउन ने डिलियन व्हाइट से मुकाबला किया। यह मुकाबला हैवीवेट फाइट थी। लुकास ब्राउन को भरोसा था कि अनुभव और ताकत से वे जीतेंगे। 5 राउंड तक लुकास ब्राउन ने अपने आकार का फायदा उठाकर जोरदार पंच और नियंत्रण की कोशिश की। डिलियन व्हाइट लुकास ब्राउन की अपेक्षा कहीं ज्यादा फुर्तीले, तेज और खतरनाक थे। Against Helenius, when you've got someone against Anthony Joshua, but
Added advantage in speed as well. Right hand from White right into it. छठे राउंड में डिलियन व्हाइट ने दूरी बनाकर कई पंच मारे जिससे लुकास ब्राउन घायल हुए और रस्सियों के पास गिर गए। लुकास ब्राउन ने पलटवार किया लेकिन उनकी डिफेंस और टांगें कमजोर पड़ गई थीं। तब डिलियन व्हाइट ने एक जबरदस्त लेफ्ट हुक मारा जिससे लुकास ब्राउन तुरंत बेहोश होकर रिंग में गिर पड़े। डिलियन व्हाइट ने खुद को हैवीवेट डिवीजन का सबसे खतरनाक मुक्केबाज बताया था, लेकिन डिलियन व्हाइट का लेफ्ट हुक बेहद तबाही था। सिर्फ एक पंच, एक तुरंत नॉकआउट। अगला नॉकआउट अलग था, वो एक धीमी तबाही थी जिसमें अंत होना तय था। कार्लोस ताकाम एक योद्धा था। कैमरून मूल के फ्रेंच हैवीवेट ने डिवीजन के बेहतरीन खिलाड़ियों से मुकाबला किया था। एंथनी जोशुआ के खिलाफ आखिरी तक डटा रहा और जोसेफ पार्कर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 28 जुलाई 2018 को लंदन के O2 एरिना में ताकाम का मुकाबला डेरेक चिसोरा से हुआ। यह डिवीजन के दो मजबूत फाइटर्स की जबरदस्त जंग थी। 7 राउंड तक दोनों ने जोरदार पंचों का आदान प्रदान किया और दोनों ने ऐसी मार झेली जो कमजोर बॉक्सर्स को रोक देती। ताकाम ने अपनी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए साफ सुथरे पंच लगाए, जबकि चिसोरा ने लगातार दबाव और जबरदस्त बॉडी पंचों से हमला किया। Good body shot from Chisora. He's going to really need to show. Chisora has to give ground, and it could be about that. Who's physical? Will start to take over, but it's anybody's this early on. It's just action-packed. Left hand from Chisora. Obviously the bottle incident by Chisora, and when you're back to who's the fight. फिर 8वें राउंड में चिसोरा ने ताकाम को व्यवस्थित रूप से गिराना शुरू किया जब उसने लगातार जबरदस्त बॉडी पंच मारे जिससे कैमरून के खिलाड़ी को साफ तौर पर चोट पहुंची। ताकाम ने पलटवार किया लेकिन उसकी डिफेंस टूट गई और चिसोरा ने शानदार कॉम्बिनेशन मारकर चैंपियन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। डेरेक चिसोरा ने अभी अभी साबित कर दिया था कि सबसे डरावने नॉकआउट हर बार पंच से तुरंत तबाही नहीं होती, कई बार हर बॉडी पंच ताबूत में कील जैसा असर करता है। आखिरी पंच कई राउंड की सोच समझकर की गई हिंसा का नतीजा होता है। 12 मार्च 1998 को जॉन रूइज ने डेविड डुआ के खिलाफ रिंग में कदम रखा, जो समोन थे और अपने खतरनाक लेफ्ट हुक्स के लिए मशहूर थे। लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चली। असल में ये तो ख़त्म हो गई इससे पहले कि कोई अपनी सीट पर ठीक से बैठ भी पाता। पहले राउंड के 19वें सेकंड पर रूइज डुआ के सामने एक पल के लिए थोड़ा ज़्यादा रुक गए। यही छोटा सा मौका डुआ को अपना मशहूर लेफ्ट हुक लगाने के लिए काफ़ी था। पंच साफ था, रूइज तुरंत गिर पड़े। डुआ की ताकत सिर्फ विनाशकारी नहीं थी बल्कि दर्शकों को याद दिलाती थी कि असली हैवीवेट का एक पंच किसी को पल में बेहोश कर सकता है। टोनी बेल्यू पूर्व क्रूजर हिस्सा पूर्व क्रूजरवेट चैंपियन थे जो डिवीजन के राजा को चुनौती देने एक श्रेणी ऊपर आए थे। 10 नवंबर 2018 को मैनचेस्टर एरिना में बेल्यू का सामना ओलेक्जेंडर उसिक से हुआ, जो यूक्रेन के साउथपॉ बाएं हाथ के फाइटर थे और क्रूजर वेट डिवीजन पर अपनी शानदार तकनीक और जबरदस्त ताकत से राज कर रहे थे। बेल्यू स्थानीय हीरो थे, वो अंडरडॉग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। 7 राउंड तक उसने समझदारी से बॉक्सिंग की, अपने अनुभव और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसिक को उम्मीद से ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। Potentially for Bellew with the right hand, essentially slaps you on the chin and will come at you from such awkward angles. Chip caliber opponents in the 3rd and 4th fights in Lomachenko, which means jabs, which means output. Sometimes, they're Usyk though starting to connect. Good right. 8वें राउंड में उसिक ने लय पकड़ते हुए सटीक कॉम्बिनेशन फेंके
और अनोखे एंगल्स व दबाव से बेल्यू की डिफेंस तोड़ दी। बेल्यू ने पलटवार की कोशिश की, लेकिन यूक्रेनी फाइटर अलग स्तर पर था। Bellew trying to get close enough to fire the left hook in each one, and a good left hand by Usyk. So That's a dangerous clear punch. shots. That's a dangerous punch for Bellew because it comes. उसिक ने मौका देखकर एकदम सही टाइमिंग में लेफ्ट पंच मारा जो सीधे बेल्यू के जबड़े पर लगा। ब्रिटिश बॉक्सर संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया। Then drag that left hand back behind him and score. And then he nailed him right in the middle. Down with Bellew. बेल्यू उसने उठना चाहा पर गिनती पार न कर सका क्योंकि उसकी टांगें दिमाग के आदेशों का साथ नहीं दे रही थीं। लेकिन उसकी तकनीकी सटीकता खास थी। अगला नॉकआउट एक असली ब्रिटिश हैवीवेट युद्ध था जिसे सबसे क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया था। हसीम रहमान 20 में 1 की संभावना वाले अंडरडॉग थे जो डेविड तुआ और ओलेग मास्काएव से हार चुके अनुभवी हैवीवेट थे। 21 अप्रैल 2001 को ब्रैकपेन दक्षिण अफ्रीका में रहमान ने हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप के लिए लेनॉक्स लुइस को चुनौती दी। 4 राउंड में लुइस ने रहमान के चेहरे पर लगातार पंच मारकर मुकाबला आसान कर दिया था। Rahman, but that was due to, and that's a good solid jab from the champion, The Rock, and will he be the rock upon which left hand of his as we come up to the end of this first round? No damage. I believe now that all the butterflies are gone now, and they're going to get the show on the road. Probably trying to take effect on one of the fighters. Rahman walked onto a very good short left. Lewis's uppercut. 5वें राउंड में लुइस लापरवाह हुआ। रहमान ने दायां हुक मारा जो सीधे लुइस के चेहरे पर लगा और वह जमीन पर गिर गया। That right hook that he just got caught with. Oh. Oh. Oh, he's got him. He's got. 22 अगस्त 2020 को ब्रेंटवुड, इंग्लैंड में व्हाइट एक ऐसे फैसले की जीत की ओर बढ़ रहा था जो उसे उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित वर्ल्ड टाइटल की चुनौती का मौका दिला देता। 4 राउंड में व्हाइट ने जोरदार पंच मारे जैसे टारगेट प्रैक्टिस हो रही हो। रूसी दिग्गज का करियर खत्म लग रहा था। उसके अच्छे दिन बीत चुके थे और उसका शरीर व्हाइट की रफ्तार का सामना नहीं कर पा रहा था। On the waistband, 12 rounds ahead at heavyweight. To his temples, there it is. That right hand just whipping over the top of it. Can also works the body there. Vivek can take this thing out of it. Stiff combination from White. Was just caught with the left hook as he stepped. Thinking falling short there. फिर 5वें राउंड में पोवेटकिन ने बाएं अपरकट से सब कुछ बदल दिया। वो पंच अचानक और बिल्कुल सही समय पर लगा जब व्हाइट आगे झुका था और पंच उसकी ठुड्डी पर पड़ा। अलेक्जेंडर पोवेटकिन ने हैवीवेट बॉक्सिंग इतिहास की सबसे बड़ी नॉकआउट वापसी की, लेकिन पोवेटकिन की वापसी एक अनुभवी के सहज ज्ञान का नतीजा थी और अगला नॉकआउट पूरी तरह से अराजकता था। यह एक ऐसे फाइटर की कला थी जो संगठित हिंसा में माहिर था। नाथन गोरमन अजेय थे। 22 साल के होनहार ब्रिटिश हैवीवेट ने 16-0 का परफेक्ट रिकॉर्ड बनाया था और उन्हें ब्रिटिश बॉक्सिंग का भविष्य माना जा रहा था। 13 जुलाई 2019 को लंदन के O2 एरिना में गोरमन ने डैनियल डुबोइस का सामना किया। यह पूरी तरह से ब्रिटिश हैवीवेट मुकाबला था जो तय करता कि असली चैंपियन कौन है। दोनों अपराजित थे, दोनों को वर्ल्ड टाइटल जीतने का भरोसा था, लेकिन सिर्फ एक ही अपना रिकॉर्ड बचाकर रिंग से निकलेगा। 4 राउंड में गोरमन ने मूवमेंट और तकनीक से डुबोइस की ताकत से बचते हुए समझदारी से बॉक्सिंग की। उसने सटीक पंच मारे, दूरी संभाली और मुकाबला प्रतिस्पर्धी रखा। Electric atmosphere. Careful with that. Yeah. No, ever so slightly. Most definitely, but the second round was a good round there for Dubois. Oh, big right hand from Dubois. फिर
5वें राउंड में डुबोइस ने दूरी कम करना शुरू किया। उसने जोरदार जैब्स लगाने शुरू किए जिससे गोरमन का सिर पीछे जाने लगा। उसके बाद उसने शरीर पर जबरदस्त पंच मारे जिससे युवा बॉक्सर को साफ दर्द महसूस हुआ। गोरमन ने पलटवार किया लेकिन उसकी टांगें जवाब देने लगीं। Guy got a longer reach. You use that footwork to get in and out with that left hand. फिर डुबोइस ने दाहिने अपरकट से गोरमन की ठुड्डी पर वार किया और उसे चांद पर भेज दिया। डैनियल डुबोइस ने खुद को ब्रिटिश हैवीवेट बॉक्सिंग के सबसे खतरनाक मुक्केबाजों में से एक के रूप में पेश किया था, लेकिन डुबोइस का अपरकट एक उभरते सितारे की घोषणा थी। आखिरी प्रविष्टियां दिखाएंगी जब दिग्गज गिरते हैं और नया युग शुरू होता है। 1 जून 2024 को रियानोस में अप्रत्याशित रूप से कुबरात पुलेव अनिवार्य चैलेंजर थे। बुल्गारियाई हैवीवेट ने वर्षों तक अन्य दावेदारों से लड़ने के बाद व्लादिमीर क्लिट्स्को के एकीकृत हैवीवेट खिताब के लिए मौका हासिल किया। 15 नवंबर 2014 को हैम्बर्ग, जर्मनी में पुलेव ने उस यूक्रेनी दिग्गज का सामना किया जिसने लगभग 1 दशक तक डिवीजन पर राज किया था। 4 राउंड तक पुलेव ने समझदारी से बॉक्सिंग की, अपनी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन के खिलाफ टिके रहने की कोशिश की, जिसने अपने विरोधियों को एक एक करके ध्वस्त कर दिया था। अपने जैब और दाहिने हाथ से कई सालों तक पुलेव मुकाबले में टिके रहे, साफ पंच लगाए और क्लिट्स्को को ज्यादा मेहनत करने को मजबूर किया। Klitschko is here in Pulev clearly on. Oh no! The eyes are burying him deep into Pulev. Is he going to do it again here? This is going to take some time. He keeps getting caught with the long and straight right hand. So he's got to heavyweight up there, Warren Baster. 5वें राउंड में क्लिट्स्को ने तय किया कि अब बहुत हो गया और उसने अपने जैब को और सटीकता से फेंकना शुरू किया। फिर आई दाहिने हाथ की तेज सीधी पंच जो समयबद्ध थी और पुलेव के जबड़े पर लगी। व्लादिमीर क्लिट्स्को ने साबित किया कि व्यवस्थित उत्कृष्टता और हैवीवेट ताकत मिलकर न केवल हिंसक बल्कि अनिवार्य नॉकआउट्स बनाती है